ऊपर में आ रहा है ना। रेडी? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश आचार्य आज आप लोगों के सामने में लेक्चर 4 इकोनॉमिक्स का लेके आया हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन टू मी। टुडे आई एम विथ जीडीपी टॉपिक्स। आज जो मैं आपको है वो नेशनल इनकम लगभग पूरा ख़त्म कर दूंगा। प्रयास करूंगा कि नेशनल इनकम पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से खींच रहा हूँ नेशनल इनकम। आज मैं चाहूँगा कि नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो आज आपको पढ़ाया जाएगा वो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनएफआई। ये तीन चीज आपको बताया जाएगा। आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने देश का नेशनल इनकम काउंट करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद जहां तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं आपको पूरे तरीके से ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी परेशानी जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएफआई निकालने में नहीं रहेगी। और जब आप ये चारों निकाल पाएंगे तो इसके बेस पे आप नेशनल इनकम, जो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकाली जाती है, वो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्या है आपका जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनएफआई। अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जीडीपी कवर कर दिया था, एनडीपी भी बता दिया था। आज मेरा मेन मकसद होगा एनएनपी और एनएफआई। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं ये दोनों टॉपिक क्लियर कर रखा हूँ। तो जीडीपी के बारे में जब मैं आपको बताया था, हल्का सा आपको यानी कि प्रीवियस क्लास का रिवीजन करवा दूं अगर, तो जीडीपी के बारे में मैंने बताया था आपको कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स और सर्विस, जिसमें मैंने गुड्स और सर्विस दोनों की बात की थी कि गुड्स जो होता है वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी चर्चा चल रही है, यानी कि इंडिया में जो फैक्ट्री में बना हुआ है। और सर्विस क्या होता था, वह सर्विस होती थी जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, टीचर्स, नर्सिंग या कहीं से भी आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सब के सब किस में कवर होते थे, तो जीडीपी में कवर होते थे। साथ में मैंने आपको जीडीपी बताते वक्त ये भी बताया था आपको कि जो जीडीपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, केवल डोमेस्टिक टेरिटोरी यानी कि इंडियन टेरिटोरी जो होता है वो लिया जाता है। इंडियन टेरिटोरी से बाहर जो बन रहा है उसको कवर नहीं करते थे। जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था विराट कोहली का, शाहरुख खान का। अगर उनका कोई रेस्टोरेंट इंडिया से बाहर खुला हुआ है तो क्या वो जीडीपी में कवर होगा, तो वो जीडीपी में कवर नहीं होता था। लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी इंडिया में आके कोई कंपनी खोल रखी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको सैमसंग कंपनी की या एसेंचर है, ऐसे कई सारे कंपनियां हैं जो आदमी विदेश का है लेकिन वो अपना कंपनी इंडिया में खोल रखा है, तो क्या वो जीडीपी में कवर होगा, तो वो जीडीपी में कवर होगा। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था जीडीपी के बाद जीएनपी के बारे में भी मैं आपको बताया था। तो जीएनपी जब मैं आपको बताया था तो जीएनपी बताते वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि जीएनपी में केवल वही चीज आएगा, जीएनपी में केवल वही चीज कवर करेंगे जो, यानी कि जीएनपी जब मैं आपको बताया तो जीएनपी बताते वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इंडियन आदमी विदेश में जाके कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि विदेश में उसका कोई बिजनेस है, तो क्या वो जीडीपी में कवर होगा, तो वो जीडीपी में कवर नहीं होता था, लेकिन वो जीएनपी में कवर होता था। उसी तरीके से अगर विदेश का आदमी अगर इंडिया में कोई कंपनी खोल रखी थी तो वो जीडीपी में कवर होता था, लेकिन जीएनपी में कवर नहीं होता था। जीएनपी बताते वक्त मैंने आपको, जीएनपी जब मैं आपको समझा रहा था तो जीएनपी बताते वक्त मैंने आपको एक चीज और बताया था, उसमें हम एन को लेकर चलते हैं और एन का मतलब होता है नेशनल इनकम। एन का मतलब क्या होता था, नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट। जब हम नेशनल की बात करते थे तो नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि एक इंडिया का रहने वाला जो नागरिक है उनकी बातें हो रही थी। तो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कोई बिजनेस अगर इंडिया में चलाया जा रहा है तो वो जीडीपी में भी कवर होगा और जीएनपी में भी कवर होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा इंडिया से बाहर कोई बिजनेस चलाया जा रहा है तो वो जीडीपी में कवर नहीं होता था, लेकिन जीएनपी में कवर होता था। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी और जीएनपी में कैसे आप अंतर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज जीएनपी से आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, आपको यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, इस लाइन को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीडीपी और जीएनपी में आप कैसे अंतर कर सकते हो। तो जीडीपी क्या होता है, आपका डोमेस्टिक टेरिटोरी को लिया जाता है, और डोमेस्टिक टेरिटोरी में क्या क्या कवर होता था वो मैं आपको बता दिया था। डोमेस्टिक टेरिटोरी का मतलब जो कुछ इंडिया की टेरिटोरी में बन रहा है, इंडियन लैंड में बन रहा है, वो सब के सब इंडियन
डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी बताते वक्त कि कोई एयरक्राफ्ट का काम का है या फिर इंडियन वेसल है या फिर इंडियन एयरलाइंस वगैरह सब है, तो ये सब के सब भी कहाँ का कवर होंगे, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर होंगे। उसके बाद मैंने बताया था कोई मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट है वो भी कहाँ कवर होगा, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर होगा। तो चलिए जीडीपी क्या होता है भाई, जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि हम कंसीडरेशन किसको लेंगे, किसको ध्यान में लेकर चलेंगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी को ध्यान में लेकर चलेंगे। हमारा जो मेन चीज होगा वो होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जब आप बात कर रहे थे किसकी, जीएनपी की, तो जीएनपी कवर करते वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट को ध्यान में रखा जाता है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं आपको बता रखा हूँ कि जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, आपका जो इंडिया में ही रहेगा, इंडिया में ही सब कुछ करता है, यहीं पे उसका बिजनेस है, वो इंडिया से बाहर नहीं जाता, यानी कि सब कुछ उसको इंडिया में ही मिल रहा है, ठीक है। तो वो कौन होते थे, नॉर्मल रेसिडेंट होते थे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, जीडीपी और जीएनपी में अंतर कर सकते थे। जीडीपी में जहां डोमेस्टिक टेरिटरी पे ध्यान देते थे, वहीं जीएनपी में किसको ध्यान देते थे, आपको नॉर्मल रेसिडेंट को। अब यहाँ पे मैं आपको जीडीपी का एक हल्का सा और कुछ बताना चाहूंगा आपको कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जीडीपी निकाला जाएगा, पूरे इंडिया में कितने गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, उसकी वैल्यू कितनी है पूरे टोटल, उसके बेस पे आप क्या निकालते थे, जीडीपी निकालते थे। तो अब राजस्थान की जो जीडीपी होगी, क्या वो बिहार की जीडीपी होगी, नहीं, बिहार का अपना अलग जीडीपी होगा, राजस्थान का अपना, यानी कि राजस्थान के टेरिटरी में जो बना, राजस्थान के एरिया में जो बना वो राजस्थान के जीडीपी में काउंट होगा, जो बिहार की टेरिटरी में बना वो बिहार के जीडीपी में काउंट होगा, यूपी के टेरिटरी में बना वो यूपी के जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन सब तो भारत में ही है, तो जब इंडियन जीडीपी निकालेंगे तो सबको एक साथ ले लेंगे, क्या करेंगे, सबको एक साथ ले लेंगे। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए अब जीडीपी से हम आगे बढ़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी दोनों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपको जीडीपी और जीएनपी दोनों निकालना आप सीख गए। अब आपको जीडीपी जीएनपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पिछले 2 क्लास से मैं आपको जीडीपी और जीएनपी समझाते आया हूँ। उसके बाद मैं आपको अगर और आगे जाऊं तो मैं आपको एनडीपी भी समझा रखा था। एनडीपी में मैंने क्या बताया था आपको, जीडीपी माइनस जब आप डेप्रिसिएशन करते थे, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा था, तो कैपिटल गुड्स पे लग रहा था। जो भी फाइनल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, उस पे हम क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन लगाते थे, और डेप्रिसिएशन माइनस करके तब हमारे सामने में जो आता था वो क्या आता था, आपको एनडीपी आता था। आज मैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी से आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो हमारी अगली टॉपिक है वो आपका एनएनपी और एनएफआई निकालना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ केस स्टडी दिया हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक एम नाम का एक आदमी है, एक एन नाम का आदमी है और एक पी नाम का आदमी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको, ये 3 आदमी का नाम मैंने लिया, एक एम, एक एन, ये पी। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको क्या समझाने के लिए, जीडीपी और जीएनपी समझाने के लिए, ठीक है ना। और उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, आपको एनएफआई निकालेंगे, ओके। तो चलिए हम देखते हैं। पहला मैंने क्या केस लिया कि एक एम नाम का आदमी है, वो क्या आपका नॉर्मल रेसिडेंट है। जब आप जीएनपी निकाल रहे थे तो उस समय आपको मैंने नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बताया था। वो आदमी जो सब कुछ कहाँ करता है, इंडिया में ही करता है। वो कौन होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो अब नॉर्मल रेसिडेंट है ये व्यक्ति, ठीक है। और डीटी का मतलब यहाँ पे हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। डीटी का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी भी मैं आपको समझा ही दिया हूँ प्रीवियस क्लास में। वो टेरिटरी यानी कि इंडियन टेरिटरी में जो आता है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट, वेसल, ठीक है ना, तो वो सब कवर होते थे आपके। उसके बाद मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट या कोई एम्बेसी है, एम्बेसडर है जो इंडिया से बाहर जाके इंडिया के बारे में क्या करते हैं, एम्बेसडी का काम कर रहे हैं, वो सब के सब कहाँ कवर होते थे, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर होते थे। तो चलो पहला आपका केस जो है उसमें एम नाम का एक व्यक्ति है, वो नॉर्मल रेसिडेंट है और डोमेस्टिक टेरिटरी में वो क्या कर रहा है, आपका इनकम कमा रहा है। दूसरा जो केस है एन का, वो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट है लेकिन वो इंडिया से बाहर गया हुआ है काम करने के लिए। मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लंदन अमेरिका में कहीं काम कर रहा है, ठीक है। करते ना कई सारे के बच्चे बीटेक इंजीनियर बनने के बाद कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते काम करने के लिए, फॉरेन चले जाते हैं। अगर अच्छे तरह से पढ़े लिखे होते तो उनको बाहर कोई कंपनी होता है जो क्या करते हैं, उनको
अपने यहाँ बुला लेते हैं, वहाँ पे पैसे के लिए वो लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा इनकम होगी स्वाभाविक है, जब इतने पढ़े लिखे हैं तो कमाने के लिए अच्छे जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो आप एब्रॉड चले जाते हो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कैट से MBA वगैरह कर रखे हैं, तो आप कहाँ जाओगे, एब्रॉड जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा इंडियन। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एक एन नाम का व्यक्ति है, वो नॉर्मल रेसिडेंट रहने वाला भारत का है, लेकिन काम करने कहाँ गए हुए हैं, एब्रॉड, यानी कि विदेश में जाके काम कर रहे हैं। एक तीसरा केस है जहाँ पे एक पी नाम का आदमी है, वो क्या है, आपका भारत का रहने वाला नहीं है। तीसरा केस में क्या है, नॉन रेसिडेंट। ये दोनों NR जो है वो है नॉर्मल रेसिडेंट, भारत का रहने वाला, लेकिन जो तीसरा वाला केस है वो नॉन रेसिडेंट का केस है, जो भारत का रहने वाला नहीं है, और वो अपना बिजनेस कहाँ है, उसका डोमेस्टिक टेरिटोरी में, यानी कि चाहे तो बिजनेस है या फिर वो काम करने के लिए कहाँ आया हुआ है, इंडिया में काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है, इंडियन टेरिटोरी में। तो अब ये 3 तरह का केस है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन GDP में आएगा, कौन कौन GNP में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा अगर, तो पहला नॉर्मल रेसिडेंट है, और क्या है आपका डोमेस्टिक टेरिटोरी में कवर होता है, यानी कि इंडिया का रहने वाला भी है और इंडिया में ही उसका क्या है, कंपनी बिजनेस सब है, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक है, GDP में कवर होगा। M जो है वो कहाँ कवर होगा, GDP में कवर होगा। दूसरा है आपका P, कौन, P, तीसरा वाला व्यक्ति। ये जो है मैंने जब GDP आपको बताया था, तो आपको बताया था कि एक कंपनी सैमसंग कंपनी है, जो उनके मालिक है वो इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं, यानी कि कौन है, नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उनका बिजनेस कहाँ चल रहा है, सैमसंग कंपनी कहाँ है, नोएडा में। कहाँ है, नोएडा में। तो वो तो इंडियन टेरिटोरी में, डोमेस्टिक टेरिटोरी में है, तो वो हम किस में कौन करते थे, GDP में कवर करते थे। मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, शाहरुख खान का दिया था, कि अगर शाहरुख खान का कोई रेस्टोरेंट दुबई में है तो वो GDP में कवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सैमसंग कंपनी इंडिया में है तो वो GDP में कवर होता था, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या किया, P और M जो है ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, GDP में कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है M, तो क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट आपका GNP में कवर होगा, हाँ ये GNP में भी कवर होगा। कहने का मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया सर जी के द्वारा, उसके बारे में अपने मन से कुछ नहीं सोच लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपसे बोला कि आप यहाँ से जाइए, और मान लीजिए मैं भागलपुर में रह रहा हूँ फिलहाल, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो भागलपुर से बना रहा हूँ। मैंने कहा कि आप भागलपुर स्टेशन के पास जाइए, और रास्ते में आपको रहीम नाम का आदमी मिलेगा, उनसे बात नहीं करना है, सीधे जाना है आपको कहाँ, भागलपुर स्टेशन पे। मैंने आपसे ये, तो आप क्या भागलपुर स्टेशन नहीं जाओगे, जाओगे, केवल रहीम से बात नहीं करना है। मैंने ये तो आपसे नहीं कहा कि भागलपुर स्टेशन मत जाना, मैंने केवल क्या कहा, रहीम से बात मत करना। वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो चीज़ मैं नहीं कहा हूँ, जिसके बारे में चर्चा नहीं की है, उसको अपना मन से नहीं हटा देना, जितना कहा गया है उतना ही हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पहला वाला जो केस है नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटोरी दोनों भारत ही है, रहने वाला भी भारत का, बिजनेस भी कहाँ है, भारत में, तो स्वाभाविक है वो GDP में भी कवर होगा और GNP में भी कवर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने M को दोनों जगह आप क्या देख रहे हो, कॉमन है, यहाँ भी आ रहा है, GDP में भी आ रहा है और GNP में भी आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिया है N, क्या, N। तो N जो व्यक्ति है वो नॉर्मल रेसिडेंट है, रहने वाला भारत का है, लेकिन उसका बिजनेस कहाँ चल रहा है, एब्रोड में। बिजनेस कहाँ चल रहा है, एब्रोड में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शाहरुख खान का, उनका बिजनेस कहाँ चल रहा था, दुबई में, रहने वाला भारत का, तो क्या वो GDP में कवर होंगे, मैंने बताया था GDP में कवर नहीं होंगे, तो वो GDP में कवर इसलिए नहीं हुए। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है और एब्रोड में उसका बिजनेस है, ठीक है, तो वो किस में कवर हो जाता था, GNP में कवर हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको GNP में लिया है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, समझाने के लिए GDP और GNP। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो टॉपिक जो मेन थी आपको, वो किसको लेकर थी, नेट फैक्टर इनकम इन एब्रोड। होता क्या है कि हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो IIT वगैरह करके, अच्छे MBA वगैरह IITians करके वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो क्या उस वहाँ से जो वो कमा के इंडिया भेजते हैं पैसा, क्या वो सब के सब आपको नेशनल इनकम में जुड़ जाते हैं, नहीं, सबके सब नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते, उनमें से कुछ घटाया जाता है। क्या माइनस किया जाता है, उस वो निकालना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। अब वो निकाल कब सकते हैं, जब हमें पता हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि विदेश से क्या जो भी करेंसी आता है सब नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, नहीं, ठीक है ना। उसी के लिए मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे आप निकालोगे। तो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, NFI, ये निकालना आपको मैं सिखा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए एक B नाम का आदमी है, क्या आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है।
तो बी नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो कौन है आपका नॉर्मल रेसिडेंट है, रहने वाला भारत का है, लेकिन वो अपना काम कहाँ कर रहा है, एब्रोड में। मान लीजिए इंडिया का एक लड़का है जो आईटी करने के बाद अमेरिका चला गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया या लंदन चला गया काम करने के लिए, तो काम तो बाहर में कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक नॉन रेसिडेंट है